मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास मैला आंचल का। मैला आंचल, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अब तक मैं उपन्यास मैला आंचल के खंड 1 के भाग 44 और खंड 2 के भाग 4 तक का वाचन कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के खंड 2 के भाग 5 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। बावन दास को अब अपने पर भी प्रतीत नहीं होता है। बालदेव जी कहते हैं, चित्त चंचल हो गया है बावन दास का, और थोड़ा भरम भी हो गया है। बस सिर्फ गांधी जी पर भरोसा है बावन को। बापू सब पार लगावेंगे। बहुत बहुत कठिन परीक्षा में बापू अकेले सबको संभाल लेंगे। जय बाबा बापू। लेकिन उसके दिल में न जाने क्या समा गया है कि हर बात का खराब रूप ही पहले देखता है। संदेहात्मक दृष्टिकोण से ही वह सारी दुनिया को परखता है। बापू ने चिट्ठी का जवाब दिया है। भगवान बावनदास जी, आप ही धीरज छोड़ दोगे तो भक्तजनों का क्या होगा। बापू के प्रणाम। बावन कट हंसते हुए कहता है, गंगुली जी, बापू को देखिए। अब हम क्या करें। मन में संदेह होता है, दिल उदास हो जाता है। फिर आदमी को अपने काम पर भी विश्वास कैसे हो। बापू से पूछते हैं तो दिल्लगी में ही टाल देते हैं। लिखते हैं कि आप धीरज छोड़ दीजिएगा। अरे छलिया रे, जन्म जन्म छल करके ठगा। कभी राम अवतार तो कभी कृष्णा अवतार और कभी बामन अवतार। गांगुली जी चट से कह देते हैं, दत्त आप भी तो हो। बहुत दिनों के बाद आज ही बावन ऐसा दिल खुलकर हंसा है। बावन दास जब दिल खुलकर हंसता है तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, और तब ऐसा लगता है मानो एक बड़ा सा सेलुलाइट का खिलौना हिल रहा हो। बावन अवतार, रावण अवतार। यह चलित्र रावण का अवतार बनकर आया है भाई। सुने हो या नहीं, हसलगंज के हरखू तेली के घर में डकैती हो गई। हाँ? कब? सूरज उत्सव की ही रात में। बंदूक वाले थे। घायल तो नहीं हुआ कोई? दो खून? हाँ? सुमरी दास बेतार अभी तुरंत कटिहार से आया है। बात यह है कि हसलगंज के हरखू तेली की कंजूसी के बारे में तो सभी जानते ही हो। चलितर कर्मकार या भगवान जाने कौन था सो एक दिन ठीक दोपहर को उसके दरवाजे पर आया। पानी पीने के लिए मांगा तो सुनते हैं कि पैसा मांगा। लेकिन सहुआइन कहती हैं, दुकान पर जलपान करके हाथ मुंह पोंछ के जाने लगा तो हम पैसा मांगा। बोला कि तुम्हारे यहाँ एक गिलास पानी पिएंगे तो पैसा मांगोगी। भाई, हम भी सुनती उड़ती बात कहते हैं। खाटी हाल एक दो दिन में खुद आउट हो जाएगा। सुनते हैं कि सूरज उत्सव की रात में एक दर्जन लोगों को लेकर पहाड़िया घोड़ा पर सवार होकर आ गया। आते ही बोला, कहाँ सहुआइन, पूड़ी बनाओ। नहीं बनाएगी कैसे। हाथ में राइफल बंदूक लेकर दो दो आदमी सहुआइन के अगल बगल में एकदम तैयार। हरकू शाह को चारों ओर से घेर कर चौकी पर बैठाया और कहा कि रामायण पढ़ो। गांव में दो आदमी चले गए। लोगों से कहा कि हम लोग हरकू शाह की लड़की को देखने आए हैं। सुबह होते होते सब काम फिनिश। जहां जहां मिट्टी के नीचे घड़ा गाड़ कर रखा था सब खोद लिया। एक जगह खोद कर गिनता था और हिसाब करके कहता था, नहीं और है, बताओ बताओ बुड्ढे। नहीं तो चढ़ाओ इसको चूल्हे पर, डालो ऊपर से किरासन तेल। सहुआइन तो रात भर पूड़ी छानती रही और मिठाई बनाती रही। सुनते हैं सहुआइन बीच बीच में कहती थी, ऐ बेटा, तीरथ करे खातिर कुछ रख ली है, कुछ छोड़ दी है। उसको 1,000 रुपया दे दिया। हरखू शाह को कहा कि तुम 8 साल से एक ही धोती पहन रहे हो, तुमको रुपए की क्या जरूरत है। जनाना लोगों की देह पर हाथ भी नहीं दिया। सुनते हैं मगर जाते जाते दो खून कर दिया। सुमरीदास बात करते करते चारों ओर देखते हैं। क्यों, कहते कहते रुक क्यों जाते हैं। आज फिक से हंसते भी नहीं है। मुंह बड़ा चटपटाया हुआ है। देखते हैं क्या बात है, ऐसा तो कभी नहीं देखा।
सुनते हैं कि झड़ी लगाए हुए हैं। आखिर असल बात क्या है? अरे दास जी, कोई प्राइवेट बात? नहीं, प्राइवेट बात कुछ नहीं। दंगा हो रहा है। सुनते हैं कि दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, पटना, सब जगह हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो रही है। गांव के गांव साफ आग लगा देते हैं। सुमरीदास हाथ में लोटा लेकर दिशा मैदान की ओर चले जाते हैं। बालदेव अनशन करेंगे। क्यों? क्या बात हुई इस बार? बालदेव जी कहते हैं, प्यारे भाइयों, हम अभी डॉक्टर साहब के बेतार में खबर सुनकर आ रहे हैं। अंधेर हो गया है, एकदम सब पगला गए हैं। मालूम होता है गांधी जी की खिलाफत का जमाना सही कह रहे हैं। हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। तवारी जी भी गीत में आज से 15-20 साल पहले कही है, अरे चमके मंदिरवा में चांद, मस्जिदवा में बंसी बजे, मिली रही हिंदू मुसलमान, मान अपमान तजो। सो गांधी जी की बात काटकर जो लोग यह सब अंधेर कर रहे हैं, वे भी एक दिन अपनी गलती मान लेंगे। गांधी जी अनशन करेंगे शायद। आजकल नुआ खाली गए हैं। अभी बावन दास आया है पुरनिया से, बोलता है कि गांधी जी ने रामलाल बाबू को नुआ खाली बुलाया है। गांधी जी ने शिवनाथ चौधरी जी को चिट्ठी दिया है कि सन 30 में गांधी आश्रम में जो आदमी पुरनिया से आया था, उसको नुआ खाली भेज दो, रामायण पढ़ेगा। रामलाल बाबू जब गा गा कर रामायण पढ़ने लगते हैं तो सुनने वालों की आंखों से खुद ही लोर ढरने लगता है। जोतकी काका आजकल बहुत चुप रहते हैं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर वह कुछ नहीं बोले। यह कैसे हो सकता है? उनकी राय है कि यह सब सिर्फ सुराज का नतीजा है। जिस बालक के जन्म लेते ही मां को पक्षाघात हो गया और दूसरे दिन घर में आग लग गई, वह आगे चलकर और क्या क्या करेगा देख लेना। कलयुग तो अब समाप्ति पर है। ऐसे ऐसे ही लड़ झगड़ कर सब शेष हो जाएंगे। अब लोग सोशलिस्ट पार्टी ऑफिस में भी दरखास्त फरियाद लेकर आते हैं। जुमराती मियाँ रोता हुआ आया है। सुमरीदास ने उससे 5 रुपया छीन लिया है। काली बाबू, जलो, अब गरीब लोग कैसे रहेंगे? अच्छा अच्छा, आज शाम को यहीं पार्टी ऑफिस में रहिए, रात में हम आपकी पंचायती कर देंगे। कालीचरण विश्वास दिलाता है। कामरेड वासुदेव, सुमरीदास को बुला लाओ तो। शाम को कालीचरण गंभीर मुद्रा बनाए हुए है। मच मच मच। वासुदेव कल पुरैनिया से लौटा है। भाटा कंपनी का जूता खरीदा है 24 रुपए में। चलने के समय मचमच बोलता है, रात में भी। आंख पर धूप चाहा काला चश्मा लगाकर, पैजामा कुर्ता पहनकर, जूता मचमचाकर चलने के समय थोड़ा नशा जैसा लगता है। परेड करते हुए चलने का मजा आ जाता है। वासुदेव स्टेशन पर पान बीड़ी सिगरेट वालों की तरह बात को ऐड कर आवाज गहरी करके पुकारता है, सो मैं तेरे डेस। सुमिरदास की पिल्ली चमक गई होगी। वासुदेव मन ही मन हंसता है, सो यो मैं रे टेस डैश। एक छोटी सी छपरी में किधर छिपेंगे दास जी? वासुदेव ने पहले ही देख लिया है। वह उसे हाथ पकड़कर घसीट लाता है। सुमरीदास थर थर कांप रहे हैं। हजो रहे दुहाई, बेतार बुलाहट है। वासुदेव हंसते हुए कहता है, कौन बा वासुदेव है? हम समझे कि दरोगा साहब है। वाह, खूब डराया। अलबत्त बोली सीखे हो बाबू, होनी ही चाहिए। देश विदेश घूमते हो तुम लोग। किसने बुलाया है? कालीचरण ने। अच्छा अच्छा, एक बात बहुत दिन से पूछते पूछते भूल जाते हैं, कहो तो। तुम्हारी पार्टी में भी 2 पार्टी है क्या? काहे? पहले बताओ तो। सुमरीदास फिक्स से हंसता है, नहीं, पहले आप बताइए। वासुदेव कम जिद्दी नहीं। यही कालीचरण एक दिन बोल रहा था कि सेक्रेटरी साहब वासुदेव पर विश्वास नहीं करते हैं। हम बोले कि वासुदेव में तो कोई डिफेक्ट नहीं, तो बोला कि दास जी आप क्या जानिएगा भीतरी बात, इसीलिए पूछते हैं कि। अरे हाँ हाँ दास जी, हम समझ गए। असल में कालीचरण है धर्मपुरी जी की पार्टी का। धर्मपुरी जी भी सोशलिस्ट पार्टी में ही हैं, मगर हमारा सेक्रेटरी साहब के सामने वह कुछ नहीं है। एकदम ठंडा ख्याल के आदमी है। सभी से हंस हंस कर बोलेंगे। कांग्रेसियों के साथ बैठकर दुकान में दही चूड़ा खाते हैं। अब सोचिए कि यह फलाहार करने वाला आदमी इस क्रांति पार्टी में कैसे?
आप ही सोचिए दास जी। ओ यह बात है। सुमृतदास गंभीर होकर कहता है, वाजिब बात है। हाँ, और यह कालीचरण जी उन्हीं की पार्टी में है। फिर फिसफिसा कर कहा, मंगला देवी के साथ आजकल ऐसा रसलीला होता है कि क्या कहेंगे। यही सब बात हम सेक्रेटरी साहब से बोले। कालीचरण को सेक्रेटरी साहब ने डांटा है, इसीलिए ऐसा बोलता होगा। देखिए ना, इसी बार मजा लगेगा सम्मेलन में जाने के समय। ओ हाँ भाई, हर जगह यह सब पार्टी बंदी ठीक नहीं, लेकिन आखिर एक हद है। धर्मपुरी जी के बारे में तुमने जैसा कहा, वैसा आदमी किरांती पार्टी में कैसे रह सकता है? वाजिब बात। अलबत्त बोलता है। तुम्हारा सेक्रेटरी किशनकांत जी गर्मा गर्म बोलने के समय बांह जब मरोड़ता है तो लगता है कि अच्छा, हाकिम का परवाना क्यों जारी हुआ, क्यों बुलावट है। अरे वहीं जुमराती मियाँ ने न जाने क्या क्या कहा है जाकर। बोलता था कि रुपया छीन लिया है। वासुदेव आंख पर काला चश्मा चढ़ाते हुए कहता है, मुसलमानों का क्या विश्वास, समझो जरा। सुमृतदास फिक से हंसकर कहता है, समझने की बात है। मैं जाकर कह दूंगा कि घर पर नहीं है। कोई लाट साहब थोड़ी हैं जो लोग हाथ बांधे खड़े रहेंगे। हम किसी का परवाह नहीं करते। वासुदेव पैकेट से सिगरेट निकालकर दिया सलाई के डब्बे पर ठोकता है। दिन भर हम लेक्चर झाड़ते रहे हैं, सिगरेट मत पियो, अंडा मत खाओ, और भीतरे भीतरे वासुदेव माचिस जलाकर सुलगाने लगता है। दिया सलाई की रोशनी चश्मे के दोनों शीशों पर चमक उठती है। काले चश्मे पर जलती हुई माचिस सुमृतदास के सारे देह में एक सिहरन दौड़ जाती है। रोए खड़े हो जाते हैं, लेकिन वह हंसते हुए कहता है, डूबकर पानी पियो, एकादशी का बाप भी न जाने। हाँ। वासुदेव धुएं का गुब्बारा छोड़ते हुए खांसता है। दारू की महक। सुमृतदास की आंखें चमक उठती हैं। वासुदेव बाबू, कुछ नेपलिया माल आया है क्या? जरा हमको भी तो चखाओ। ऑल रेट। क्या चखाएगा? लाल सलाम। मच 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 मच। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के खंड 2 के भाग 5 का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के दूसरे खंड के भाग 6 का वाचन। तंत्रिमा टोली में आज घमाघम पंचायत हो रही है। घमाघम माने गरम। बहुत दिनों की बंदिश है कि पंचायत में कोई भी घर की बोली नहीं बोले। काहे कूहे यानी कचराही मोगलाही, जितना बोल सको अच्छा है। पंचायत में कोई हटा नहीं सकता। नौजवानों के दल ने रमपियरिया के दासिन होने का घोर विरोध किया है। खेल बात है, जात है कि ठट्ठा है। जब जिसका मन हुआ किसी की रखेलिन बन गई, दासिन बन गई, रंडी बन गई। आज गर्भू भी गर्म होकर बोलता है। पंचायत में सबों को बोलने का हक है, इसलिए घमाघम पंचायत हो रही है। कहाँ है रमपियरिया की माई? सबों की निगाह टट्टी की आड़ में खड़ी औरतों पर जाती है। रमजू दास की स्त्री खखार कर गला साफ करती है। रमपियरिया की माई को क्या कहते हैं? तो मत बोलो। धान न बोले, बोले भूसा टन। हम बोलेंगे। रमजू दास की स्त्री उठ खड़ी होती है। लगता है आज मारपीट भी होगी। कहाँ? उचित और नोखे। छड़ीदार कहाँ बने हो? हाँ, मारने कहो छड़ी, जो न छड़ी से पीटे वह दोगला का बेटा। रमपियरिया की माई के मुंह में बोली नहीं है, तो आज घोंघी का भी मुंह खुला है। रमपियरिया जवान है, उसके जो जी में आवे कर सकती है। पंचायत में तो बड़ा फड़फड़ करते हो गर्भू। रमपियरिया तो तुम्हारी भतीजी लगेगी ना? बोल, खोल दें बात। 7 बेटे का बाप है छित्तन। इससे पूछिए कि रमपियरिया के माई के मचान पर दिन रात भूख प्यास भूलकर पेट के बल क्यों पड़ा रहता है? यही इंसाफ है। अरे, जवान जहान की बात हो तो कहा जा सकता है एक दिन पैर फंस गया। इस घुरघुर बूढ़े की यह चाल। चुप रहो। चुप। कहां छित्तन? सिर में तो अब एक भी काला बाल खोजने पर मिलेगा नहीं। और यह तेजी कहें जी छित्तन? क्या कहती है रमपियरिया की माई? छित्तन का तो तरहवा बेटा गर्म हो जाता है। मुंह संभाल के बोलो। मारो, पकड़ो। हैं लगाओ गले में कपड़ा, मारो झाड़ू ऊपर से। शान दिखाता है। नोखे और उचित दास छड़ीदार हैं। पंचायत जब घमाघम होने लगती है, तब वे दोनों छड़ी हाथ में लेकर नचाते रहते हैं।
नोखे और उचित दास छित्तन को पकड़कर गले में कपड़ा लगा देते हैं। महंगू दास, चेथरू, मुसहरू, अनपू और घोत्तन बीच बचाव करते हैं, मारो मत। सभी बूढ़े एक तरफ हैं। एक आवाज आती है, अब रमपियरिया के माई के बदले छित्तन दास की पंचायती होती है। छी छी, लाश से डूब मरने की बात है। इस बार 5 ही रुपया जुर्माना हुआ, सस्ते छूट गए। छित्तन दास को 5 रुपए जुर्माना हुआ है और उसके तोतरहवा बेटा को 5 बार कान पकड़कर उठने बैठने की सजा। नोखे गिनता है, 1, 2, 3, 4, 5, बस। रमपेरिया की माई को एक शाम भेज देना। महंत साहब जात ले रहे हैं, सो भात दें। क्या कहती है रमपेरिया की माई? देगी? तब ठीक है। बोलिए पंच परमेश्वर, क्या विचार? जो 10 का विचार। 10 का विचार हो गया। रमपेरिया दासिन बन सकती है। जाति का बंदिश में जरा ढील देने से सब गड़बड़ा जाता है। इसी तरह बराबर पंचायत होती रहे तब तो अभी यह भोज तो फोकट में चला जाता हाथ से। रमजू की स्त्री रमपेरिया की माई के आंगन में बैठी समझा रही है रमपेरिया को, जब दूध की छाली और मालभोग केला खाकर आंख पर चर्बी चढ़ जाएगी तब मौसी को पहचानोगे भी नहीं। महन से कह देना, जोड़ा साड़ी से काम नहीं चलेगा। दही खिलाने से बाकी मोजर नहीं होगा। कटसर लेकर छोड़ेंगे। कटसर माने एक गहना। रमपेरिया हंसती है, उनको तो जो कहोगे करेंगे, मगर कोठारिन कैसी पगली है रे? कोठारिन हुआ कैसी? अब तो कोठारिन तू है। इसी मुंह से मठ पर रहेगी रे? लक्ष्मीनिया को कम मत समझो। उसका जरौचा यदि नहीं उखाड़ सकी तब तो तुम्हारा महंत सब दिन खिचड़ी बजाकर फटकनाथ गिरधारी गाता रहेगा। जहरौचा मने विषदंत। सुनती है रे रमपेरिया? कहाँ गई उठकर? शायद महंत आया है, उसकी मां पुकारती है। साहब बंदगी हो महंत, पिछवाड़े में अब कहाँ छिपे हो? अब तो तुम अपने आदमी हुए, इधर आओ। रमजू की स्त्री आंख टीप कर मुस्कुराती है। महंत साहब रमपेरिया के साथ केलाबाड़ी से निकलकर आंगन में आते हैं। पीढ़ी दो रे, बैठिए। जात वाले तो भात मांग रहे हैं, हमने तो कबूल लिया है। रमपेरिया की माई चीलम फूकते हुए कहती है, लक्ष्मी से पूछेंगे। महंत साहब आंखें नीची करके कहते हैं, रमपेरिया की माई अब उनकी सास है। सास के सामने जरा लिहाज से बातें करनी चाहिए। क्या बोले? रमजू की स्त्री फटे कनस्तर की तरह झंझना उड़ती है। लक्ष्मी से पूछेंगे? रमपेरिया की माई, सुनती हो? हम कहा था ना, उसने तो इनको भेड़ा बना दिया है। अरे महंत साहब, लक्ष्मी कौन होती है जो आप उससे पूछिएगा? नहीं, वह बोली है। महंत साहब, बुरा मत मानिए, आप हिजड़ा हैं। रमजू की स्त्री जाने के लिए उठ खड़ी होती है। रमपेरिया को लक्ष्मीनिया की लौंडी बनवाएंगे महंत साहब। हम सब समझ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डमपियाड़ी जो कहेगी वही होगा। रामदास जी के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। ड्रम पियाड़ी जो कहेगी। महंत साहब हर बात में अब कहते हैं, जाने ड्रम पियाड़ी। रमपियरिया क्या जानती है? लक्ष्मी कुड़ जाती है। साल भर तो उसे मठ के नेम टेम सीखने में ही लग जाएगा। हाथ की सभी अंगुलियों को सही सही गिन भी न सकती है और उसके पास जनमजूरी का हिसाब। सतगुरु हो, सतगुरु हो। जिस दिन से रमपियरिया मठ पर दासीन होकर आई है, लक्ष्मी का मुंह हाड़ी की तरह लटका रहता है। महंत रामदास सब कुछ समझते हैं। रमपियरिया को मजूरों की मजूरी का धान नापने को कहते हैं महंत साहब। नहीं जानती है। हिसाब किताब तो समझा दो। सिखावेगी पढ़ावेगी तो कुछ नहीं, बस खाली लेक्चर झाड़ती रहेगी। मैं लेक्चर झाड़ती हूं? सतगुरु हो, मुझे अपने पास बुला लो प्रभु। अरे, अभी उसकी देह में एक मन साबुन धसो, तब कहीं उसके शरीर में प्याज लहसुन की गंध कम होगी। भोर को उठना सिखाओ। मुंह तो कभी धोती भी नहीं है। बीड़ी पीती है। डोल डाल से आकर नहाती भी नहीं है। डोल डाल माने नित्य क्रिया। झूठे हाथ से बीजक उठाती है। मैं क्या सिखाऊं पढ़ाऊंगी? तुम क्या कहते हो? आंचल में चाबी लटकाए बिना कुछ नहीं सीख सकती? तो लो न चाबी अपने भंडार की। मुझे चाबी लटकाने का शौक नहीं है, जानते हैं सदगुरु। लक्ष्मी झन से चाबी का गुच्छा फेंक देती है। महंत रामदास देखते हैं, यह तो सिर्फ गोदाम घर की चाबी है। संदूक की चाबी कहाँ है? चाबी काहे फेंकती हो? बात बात में इतना गुस्सा होने से कैसे काम चलेगा?
महंत साहब गंभीर होकर कहते हैं, तुम मेरी गुरु माई हो, ड्रम पियारी को रास्ते पर लाना तुम्हारा काम है। देह का मैल भी मैं ही छुड़ा दूंगी, कपड़ा मैं ही साफ कर दूंगी। 10 दिन भी नहीं हुए हैं, गद्दी घर की दीवार पर थूक खखार की ढेरी लग गई। गद्दी घर मने बीजक और महंत के रहने का कमरा। अर्धजली बीड़ी के टुकड़ों से घर भरा हुआ है, वह भी मैं ही साफ करूंगी। अब यह मठ नहीं, सुअर का खुंहार है, खुंहार। तुमको ड्रम पियारी के देह का मैल छुड़ाने के लिए कहेंगे, हम पागल नहीं हैं। तुम बाबू बालदेव की गर्दन की मैल छुड़ाओ। महंत रामदास क्यों छोड़ देंगे? सच्ची बात तो लोग अपने बाप के मुंह पर भी कह देते हैं। बालदेव जी का नाम मत लो। क्यों नहीं लेंगे? मठ को सुअर का खुहार बनाया कौन? मैंने बनाया है। हाँ, तुमने बनाया है। मेरा भीतर जल रहा है, बात मत बढ़ाओ। भीतर जलता है तो मारकर ठंडा कर लो। मारपीट का नाम सुनकर बालदेव जी कैसे चुप रहे? हिंसाबाद का डर है। महंत साहब, कोठारीन जी, शांति शांति से सब बात कीजिए। अहा, कोठारीन ने कोठारीन, रमपियैया को बचपन से ही झगड़ने की तालीम मिली है। वह किवाड़ की आड़ से निकल कर आती है और हाथ चमका चमका कर कहती है, रोज आध पहर रात को कोठारीन की कोठरी खुलती है। संदूक की चाबी कहाँ है? गोदाम घर में क्या है? सब तो बेच बाज कर छुट्टी कर दिया। लक्ष्मी के नथुने फड़कने लगते हैं। लगता है किसी ने बांस की पतली छड़ से उसकी पीठ पर सपाक से मार दिया। 12 बजे रातों कोठरी खुलती है। सब बेच बाज कर छुट्टी कर दिया। सतगुरु हो, किस पाप का दंड दे रहे हो प्रभु? रामदास, अपनी फेक सियारी का मुंह बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या चाहते हो तुम लोग? संदूक की चाबी के लिए कलेजा हट रहा है तो ले लो। लक्ष्मी संदूक की चाबी भी फेंक देती है। रमपियरिया अब गद्दी से बकर बकर कर रही है। अलबत्त बोल सकती है रमपियरिया, लौंगी मिर्चा की तरह तेज है। उसकी बातें सुनकर देह लहरने लगता है। बात में भी ऐसा झाल। लड़ी मरे बरदा, बैठल खाए तुरंग। दिन भर बैठकर महात्मा जी कहता है बालदेव। कभी एक लोटा पानी भी किसी पेड़ में दे तो समझे कि हाँ, सुबह से शाम तक ऐना का कहीं लेकर महारानी सिंगार पटार करेंगे। यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं। मेरे देह में मैल है, मन में नहीं। ऊपर से तो गमकौआ साबुन और चंपा चमेली का तेल लगाती हो, भीतर राम राम। रात भर मुंह में मुंह सटाकर सोने वाली, भोर में मुंह धोकर शुद्ध तो नहीं हो सकती। नट्टिन, कसबिन। रमपियरिया बड़बड़ा रही है। ड्रम पियाड़ी, बेसी मत बोलो, सिर में दर्द हो जाएगा। रामदास जी कहते हैं, ऐसा जानते तो लक्ष्मीदासिन कुछ नहीं बोलती। चुपचाप टकटकी लगाकर नींबू के पेड़ की ओर देखती है। रमपेरिया की एक एक बात तीर की तरह उसके मर्म स्थल में गूंथ गई है। गमकौआ साबुन और चमेली का तेल। महंत सेवादास ने उसे यही एक बहुत खराब आदत लगा दी है। बिना साबुन के वह नहा भी नहीं सकती। मन पवित्र ही नहीं होता है बिना साबुन के। केश रंजन तेल तो सिर दर्द के दिन ही अब लगाती है वो। महंत साहब जब पुरनिया कचहरी से लौटते तो झोरी में तेल, साबुन, किशमिश, अखरोट और तरह तरह का फल मेवा ले आते थे। कोई भी नई चीज बिकते देखा बस खरीद लिया। महंत सेवादास के साथ सभी तीर्थ कर चुकी है लक्ष्मी। क्या इसी नरक भोग के लिए? उसकी तकदीर ही खराब है। अब मठ में रहना नरकवास है। छह छी छी। 10 दिन हुए, प्रसाद जरा भी नहीं रुचता है। पानी में मछली की गंध पहले ही रोज लग गई, सुबह पानी पीते ही कै हो जाती है। मठ पर आने के समय रमपियरिया की माई ने ठूस ठूस कर मछली खिला दिया था। सतगुरु हो, सब कुछ करो, पंथ मत भ्रष्ट करना गुरु। वह कल ही अलग हो जाएगी मठ से। महंत साहब उसके नाम से 30 बीघा जमीन और कलमी आमों का एक बाग लिख गए हैं। उस पर मठ का कोई अधिकार नहीं। सब एक सप्ताह में ही सतगुरु की कृपा से ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी की आंखों के आगे सपनों जैसी एक दुनिया बस रही है। कलमी आमों के बाग में, ठीक बंबई आम के पेड़ के पास, 2 खूबसूरत झोपड़ियां हैं। वह चरखा चला रही है। बालदेव जी बीजक बांच रहे हैं। बालदेव जी, अब आसन तोड़िए। बालदेव जी लक्ष्मी के चेहरे की ओर भकर भकर देखते हैं। जब वह लक्ष्मी की आंखों में खोते हैं, उनका चेहरा ठीक ऐसा ही अर्थभावाहीन हो जाता है। आसन तोड़ना होगा, हाँ, आसन तोड़ना होगा।
यहां धर्म नहीं बचेगा। लक्ष्मी की आंखें डबडबा रही हैं। आरे जोगिया के नगर बसे मती कोई, ओहो संतों जा रे बसे सो जोगिया होई। डिम डिमिक डिमिक, डिम डिमिक डिमिक। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास महिला आंचल के खंड 2 के भाग 6 का वाचन। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास महिला आंचल के खंड 2 के भाग 7 का वाचन। कमली दिन दिन खूबसूरत होती जा रही है। गले में अब 2 रेखाएं ऐसी उभरती हैं जो उसके मुखमंडल को और भी आकर्षक बना देती हैं। आंखों में चंचलता नहीं, एक मद है। अचानक देखने पर लगता है कि आंखों में काजल पड़ा है। माँ, अब तुम्हारा डॉक्टर खुद बेहोश होने लगा है। आध घंटे से दीवार की ओर एकटक देख रहा है। कमली अपने कमरे में बाल झाड़ रही है। माँ डांटती है, कमली, डॉक्टर साहब गोल कमरे में बैठे हैं, तो क्या हुआ? कई दिनों से माँ चाहती है कि कमली को कहे, इतना हेलमेल अच्छा नहीं। लेकिन अभी उसकी ओर देखते ही माँ ने जाने क्या देखा कि मोम की तरह गल गई। दूधिया वाण और सुडोल बाहें, लंबे लंबे बाल, सुगठित मांसपेशियां, गौर आंखों में यह क्या? कांप जाती है माँ। यह क्या रे अभागी, हतभागिन? आंचल को मैला मत करना बेटी, दुहाई। नहीं नहीं, वह भी कैसी है? उसकी बेटी तो माँ कमला है, वह जो चाहे करे। माँ के होठों पर स्वाभाविक मुस्कुराहट लौट आती है। मालूम होता है तुम्हारा रोग उतार कर डॉक्टर ने अपने ऊपर ले लिया है। ओहो, डॉक्टर अब हंसी जब्त नहीं कर सकता। हो हो। कमली पर्दे की आड़ से गला निकालकर इशारे से कहती है, चुप, आप बीमार हैं मालूम? तहसीलदार साहब की खड़ाऊं खटखटाती है। हंसी सुनकर वे भला कोई और काम कर सकते हैं? डॉक्टर को तहसीलदार साहब के दोनों रूपों के दर्शन हो चुके हैं। जब वह घर गृहस्थी, मामले मुकदमे, लेन देन, नफा घटी वगैरह की बातें करते रहे तो उनका कोई और रूप देखिएगा। घर में आराम से बैठकर दिन दुनिया की बातें करते समय अथवा रामायण महाभारत, देश विदेश से लेकर घरेलू चीजों पर टीका करने के समय किसी और तहसीलदार साहब को आप देखिएगा। हास्यप्रिय, रसिक और कुशल गृहस्थ, भोला भाला इंसान। डॉक्टर को उनके प्रथम रूप से बेहद घृणा है, किंतु दूसरे रूप के इंद्रजाल में तो वह फंस ही चुका है। क्या बात थी? तहसीलदार साहब हंसी का टटका स्वाद लेने के लिए तुरंत पूछ बैठते हैं, कमली की माँ, क्या बात थी? ये दोनों नहीं बतावेंगे। अरे, तुम्हारी पगली बेटी के मुंह में जो आता है वह बक देती है। तुम्हारी बहकाई हुई बेटी अभी कह रही थी कि डॉक्टर साहब अब खुद बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, तब? तहसीलदार साहब मुस्कुराहट को रोकने की मुद्रा बनाकर चाय के प्याले में चुस्की लेते हुए पूछते हैं, तब फिर? मां हंसी को रोकते हुए कहती है, तो मैंने कहा है कि मालूम होता है तुम्हारा रोग उतार कर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। डॉक्टर साहब भी सुन रहे थे। तहसीलदार साहब की ऐसी हंसी को कमली कहती है, बाबा पछता हंसी हंसते हैं। तहसीलदार साहब भी देखते हैं कमली के स्वभाव में बहुत परिवर्तन हुए हैं। ऐसी बेटी का बाप चुपचाप बैठा है, लाचार है। भगवान, शंकर भगवान, कमली पर कृपा दृष्टि फेरो। डॉक्टर तहसीलदार साहब की बुझती हुई हंसी को गौर से देखता है। यह शायद एक तीसरा रूप है जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। कितना करुण। डॉक्टर साहब, माँ 2 प्लेटों में जलपान लेकर आती है। कमली रेडियो की दीदी से मटर पुलाव सीख कर आई है उस दिन। तो यह ऑल इंडिया रेडियो वाला मामला है। शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। देखिए कि मटर की घुगनी को किस सफाई से मटर पुलाव बना दिया गया है। कुछ भी हो, ख्याली पुलाव से तो अच्छा है। डॉक्टर कमली की ओर हंसते हुए देखता है। हो, खुशी हंसी के इंद्रजाल में फंसकर डॉक्टर अपने कर्तव्य की अवहेलना तो नहीं कर रहा है। वह कभी कभी रुक कर सोचता है, वह जो कुछ कर रहा है उसके विरोध में हृदय के किसी कोने का तार बेसुरा तो नहीं बज उठता है। नहीं, वह जो भी कर रहा है, सही हो या गलत, अच्छा लगता है उसे। प्यारू ने कई बार कहा है, आंगन की ओर खुलने वाली खिड़की पर भी पर्दा रहना चाहिए। नंगी सी लगती है यह खिड़की। डॉक्टर प्यारू को इसीलिए इतना प्यार करता है। कमली अब रोज डॉक्टर के यहाँ आती है। मौसी कहती थी कि तू गलत कर रही है, तुम दोनों गलत कर रहे हो।
इसके बाद क्या होगा, सोचा है कभी? क्या होगा इसके बाद डॉक्टर? कहो तो। कमली आम के फाकों जैसी आंखों से मधु ढालते हुए पूछती है। कहो तो डॉक्टर, क्या होगा? क्या होगा? जो भी हो, बुरा ना होगा। तुम हमेशा मेरे पास नहीं रह सकते। फिर पागलपन? डॉक्टर, तुम जिन तो नहीं? जिन? क्या जिन? जिन एक पीर का नाम है। वह कभी कभी मन मोहने वाला रूप धरकर कुमारी और बेवा लड़कियों को भरमाता है। गरीब से गरीब को धनी बना देना उसकी चुटकी बजाने भर का बात है। जिस पर बिगड़े बर्बाद कर दे, जिस पर ढरे उसे निहाल कर दे। कमली के गले की दोनों नई रेखाएं जल्दी जल्दी बनती बिगड़ती हैं। वह डर तो नहीं रही, वह डॉक्टर को पकड़ लेती है। क्यों झूठ मूठ डरने लगी? फिजूल की बातें भरे रहती हो दिमाग में। नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। यदि तुम जिन भी रहो तो मैंने तुमका जीत लिया है। इतना भरोसा? डॉक्टर कमली की आंखों में चमकते विश्वास का स्पष्ट रूप देख लेता है। कमला निरोग है, स्वस्थ है। कमला, तुम बाहों पर उस दिन कौन सा जेवर पहनकर आई थी? अब क्यों नहीं पहनती? बाजू? क्यों? ग्वालिन जैसी लगती थी ना, गोकुल की ग्वालिन। कमली ठठाकर हंस पड़ती है। इसी को रासलीला कहते हैं। देखते हो, अभी दोपहर रात को डॉक्टर का निगड़ा नौकर लाइट भुभुकाता हुआ तहसीलदार की बेटी को घर पहुंचाने जाता है। शादी ही क्यों न करा देते हैं? डॉक्टर साहब कैसा आदमी है? अगमू चौकीदार से कटहा थाना के नए दरोगा साहब पूछते हैं। हुजूर, अच्छा आदमी है, मगर। मगर क्या रे? साला आधा बात बोलता है, बटच। आधा बात पेट में ही रखता है। साले हमको चीन लो, हम दूसरे जिला के नहीं। हमारा घर इसी जिला में है, जानते हो ना। हमसे साले बात छिपाते हो क्या? मगर नए दरोगा साहब जलजल करते हैं। हवा को भी गाली देते हैं, साला। रात में बटच। ऐसा हवा बहता था हवलदार साहब की नींद तो पूछिए कि बोझ दिए। हवलदार साहब, जरा वह फाइल दीजिए तो देखें क्या क्या सब पूछा है। नया नया पार्टी होता है, साला हम लोगों को तो जान जाता है। दरोगा साहब नई उम्र के हैं। कहते हैं कि इस जिले के पहले 5 दरोगाओं में से एक हैं। बातें करते समय वह कहना नहीं भूलते, साहब, मैं बाहरी आदमी नहीं, इसी जिले का हूं। हर मौके पर इसका बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। मैं यदि एक पैसा भी खा लूं तो इसी जिले में रहेगा। दरोगा साहब जबरदस्त गलतफहमी से परेशान रहते हैं। बाहर के जितने भी लोग यहाँ आए हैं, उन्हीं के हिस्से का सुख मौज लूट रहे हैं। फारसीफगंज के नवतुरिया नेता छोटन बाबू जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी हुए हैं। लिखा है, यह डॉक्टर कम्युनिस्ट पार्टी का है। दरोगा साहब ने अस्पताल को चारों ओर से 1 दर्जन सिपाहियों से घिरवा रखा है। आपका घर असल में कहाँ है? दरोगा साहब हैरान होकर पूछते हैं। विराटनगर। विराटनगर तो नेपाल में है। आप नेपाली हैं? नहीं। तब आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं दरोगा साहब? मैं जो कुछ भी कहता हूं लिखते जाइए। सो लिखते जाइए। वाह, आखिर क्या लिखें? मैं जो कुछ भी जवाब देता हूं। तहसीलदार साहब पसीने से तरबतर हो रहे हैं। प्यारू का मुंह सूख गया है। लेकिन आश्चर्य, कमली पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। डॉक्टर को कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। कमली को दृढ़ विश्वास है। दरोगा साहब डॉक्टर को 2 बात में ही पहचान गए हैं। अजीब किस्म का आदमी है यह डॉक्टर। सुमरी दास बेतार से आज बच्चा बच्चा पूछता है, सुमरी दास, डॉक्टर साहब ने क्या किया है जो दरोगा साहब पकड़ने आए हैं? घूस लेने की शिकायत तो नहीं किया है किसी ने? देखो ना जी, बड़ा खराब है यह दुनिया, किसी का विश्वास नहीं। रामायण में कहा है ना, 20 रस भरे कनक घट जैसे। यह डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी है। ज्योतिकी जी ठीक कहते थे, जर्मन वाला का सीआईडी है यह डॉक्टर। यहाँ के लोगों को सुई भोग कर कमजोर करने का काम करता है। कुआं में दवा डालकर सचमुच में हैजा फैलाया है। जर्मन वाला का एक पार्टी है यहाँ, कमसीन, कम्युनिस्ट पार्टी सुनते हैं, उसी पार्टी का आदमी है। इस दरोगा की हरकतों पर डॉक्टर को ताजुब होता है। बार बार कहता है, हम इसी जिले के हैं। बेवकूफों की तरह सवाल करता है, आपको बहुत लड़कियों से ताल्लुक रहा है? रहा है, कम से कम 400 लड़कियों के साथ मैं दिन रात कर चुका हूं। डॉक्टर मुस्कुराता है। 400? दरोगा साहब को जब किसी बात पर अचरज होता है तो उनकी आंखें उल्लू की आंखों की तरह गोल हो जाती हैं। 400? बटच, इतनी लड़कियां कहां से मिली?
मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। ओह! नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि भले घर की लड़कियाँ? क्यों? हॉस्पिटल में भले घर की लड़कियाँ नहीं जाती? मेरा मतलब खैर छोड़िए इन बातों को। कम्युनिस्ट पार्टी वालों से आपका कैसा रिश्ता है? मेरे बहुत से दोस्त कम्युनिस्ट हैं। आपने संथालों को भड़काया, समझाया था कि जमीन पर जबरदस्ती हमला कर दो। संथालों ने अपने बयान में कहा है, संथाल लोग समय-समय पर मुझसे पुराने कागजात पढ़वाने आया करते थे, जजमेंट वगैरह। आप अपनी किताबें दिखला सकते हैं? दरोगा साहब उठकर किताबों की अलमारी के पास जाते हैं। साला सब डॉक्टरी किताबें हैं। चिल्ड्रेन ऑफ यूएसएआर, लाल रूस लेखक बेनीपुरी, लाल चीन लेखक बेनीपुरी। ये सब तो रूस की किताब है। रूस की नहीं, रूस के बारे में। दोनों एक ही बात है। दरोगा साहब उस किताब को निकालकर उलटते हैं, मानो किताब के पन्नों में बम छिपा हो। बहुत सतर्क होकर पृष्ठ उलटते हैं। डॉक्टर साहब गिरिफ, जुलुम्बा। संथालों को डॉक्टर साहब ने ही भड़काया था। गांव में हैजा भी उन्होंने फैलाया था। गांव के लोगों को कमजोर कर दिया। हाँ, हैजा की सुई लेने के बाद आज भी जब काम धंधा करने लगते हैं तो आंखों के आगे भगजोगनी उड़ने लगती है। देखने में कैसा बम भोला था, मालूम होता था देवता है। भीतर ही भीतर इतना बड़ा मारखू आदमी था, सो कौन जाने। मारखू माने बदमाश। ज्योति काका ठीक ही कहते थे। गनौरी के यहाँ फारिसगंज का एक मेहमान आया है। कहता है उसके गांव के पास सिझवा गरैया में एक डॉक्टर है जो डकैती कराता है। डॉक्टर तो घर घर में जाता है, अखबार पछवार सब देखता है, रुपया का बक्सा भी वह देखता है। वह अपने दल वालों का पूरा नक्शा बता देता है। घर वालों को सोने की दवा दे देता है, उधर चोरी डकैती करवा देता है। गांव के आसपास के लोगों को सोई भोग कर डरपोक बना दिया है। जो उसकी बात से बाहर हुआ उसका बैल गाय कटवा देता है, भैंस चोरी करवा देता है या घर में आग लगवा देता है। कई बार बेल केस उस पर चला। बेल केस माने बीएल के केस। लेकिन रुपया खर्च करके जीत जाता है। नाम भी अजीब है, डॉक्टर नटखट प्रसाद। हाँ भाई, किसी का विश्वास नहीं। सोमा जट कल तामगंज जिला में गिरफ्त हो गया। सोमन मोची कहता है, अभी मेला से जो लोग आए हैं बोल रहे हैं अब हम अखाड़ा में ढोल नहीं बजाएंगे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के खंड 2 के भाग 7 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास मैला आंचल के आगे के भागों का वाचन अब मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।